एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज एक नया टॉपिक हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सिंथेसिस करना यानी एक से अधिक वाक्यों को जोड़ना और जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना। तो कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी पहचान आप कैसे करते हैं, ये पहले आपको समझा दिया जाए, फिर कंपाउंड सेंटेंस के निर्माण के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। मैं एक बार आग्रह करता हूं कि आप जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा। जो भी इसके विस्तार अध्ययन है वो आपको इससे संबंधित ज्ञान है वो आपको विस्तार पूर्वक समझाया और बताया गया है। आते हैं टॉपिक पर। कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब वे वाक्य जिनमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है, यानी ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है तथा एक प्रिंसिपल क्लॉज और अन्य कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, उन्हें ही हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब यानी मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए और बाकी अन्य कोऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। यदि आप एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहते हो तो इस उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा। यदि हम कहते हैं ही इज बिजी सो ही विल नॉट गो, वह व्यस्त है इसलिए वह नहीं जाएगा, वह व्यस्त है इसलिए वह नहीं जाएगा, वह व्यस्त है अपने आप में ये पूरा अर्थ रखता है, वह नहीं जाएगा अपने आप में पूरा अर्थ रखता है। कौन नहीं जाएगा? वह। कौन व्यस्त है? वह। यह भी एक क्लॉज है और यह भी एक क्लॉज है। अलग अलग क्लॉज हैं। क्लॉज वाले वीडियो में क्लॉज के प्रकार आपको समझाए गए हैं, यहां भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। ये क्लॉज हैं, जिस क्लॉज से पूर्व कंजंक्शन नहीं लगा होता वह प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन जिससे पूर्व कंजंक्शन लगा होता है वह प्रिंसिपल नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट होता है। यदि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होगा सो जो है वह एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इस कारण से यह कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है जिसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। अब एक शर्त और बाकी थी, इसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। विल नॉट गो एक फाइनाइट वर्ब यह है, इज एक फाइनाइट वर्ब यह है। एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो गई और एक प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गए, अतः यह कंपाउंड सेंटेंस है। अब कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है? तो कंपाउंड सेंटेंस के निर्माण करने के लिए विशेषतः आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जब भी एक से अधिक वाक्य दिए गए हों और आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके उन्हें जोड़ेंगे, जैसे ही आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे वो सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करना आपको समझना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग कहां कहां किस किस परिस्थिति में होता है। जैसे ही, फिर इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्रयोग करते हैं कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण हो जाया करता है। मेरी बात अगर समझ में आ रही हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। यदि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्रयोग किया गया हो तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाया करता है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहां आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, जितने भी कंजंक्शन होते हैं, जितने भी कंजंक्शन आप जानते हैं, वो सभी कंजंक्शन या तो सबऑर्डिनेट होते हैं या कोऑर्डिनेट होते हैं। तो उन कंजंक्शन में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वही कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट होते कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं? तो जैसे एंड, बट, सो, अदरवाइज, यही सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहे जाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी चार भागों में बटे होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वह होता है कम्युलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन और कम्युलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? तो कम्युलेटिव कंजंक्शन होते हैं एंड, जिसकी हिंदी होती है और, एज वेल एज, जिसकी हिंदी होती है साथ ही साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जिसकी हिंदी होती है केवल नहीं अपितु भी,
केवल नहीं अपितु भी, और बोथ एंड जिसकी हिंदी होती है दोनों और, ये कहलाते हैं कम्युनिटी कंजंक्शन। यानी जितने भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में इतनों को हम कम्युनिटी कंजंक्शन कहते हैं। कम्युनिटी कंजंक्शन साधारण वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। यानी यदि दिए गए सेंटेंसेस में आपस में कोई संबंध न हो, दोनों एक सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य हो, आपस में कोई विशेष संबंध न हो, तो हम इनमें से किसी कंजंक्शन का प्रयोग करके, यानी इनमें से किसी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, और जैसे ही कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण हो जाया करता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम एक सेंटेंस लिख दें, ही वेप्ट, वह रोया, ही क्राइड ऑल्सो, वह चिल्लाया भी, आप देख रहे होंगे एक से अधिक सेंटेंस दिए गए हैं, आपको जोड़ना है और कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। वह रोया, वह चिल्लाया भी, इन दोनों सेंटेंस में आपस में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा, अतः किसी भी एक कम्युनिटी कंजंक्शन का प्रयोग करके, यानी आप अगर चाहें तो एंड का प्रयोग कर सकते हैं, ही वेप्ट एंड क्राइड, वह रोया और चिल्लाया। यानी जैसे ही आप एंड का प्रयोग करेंगे, तो एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। जैसे ही आप एंड का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जा रही है, कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जा रही है, तो कंपाउंड सेंटेंस बन जा रहा है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में एक और शर्त होनी चाहिए कि एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे रोया एक फाइनाइट वर्ब यह है, चिल्लाया एक फाइनाइट वर्ब यह है। इस फाइनाइट वर्ब से पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, अतः यह प्रिंसिपल क्लॉज वाला भाग है। इससे पहले कंजंक्शन लगा है, यानी यह कोऑर्डिनेट क्लॉज वाला भाग है। यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और कोऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, जिसमें एक प्रिंसिपल, बाकी यानी कोऑर्डिनेट, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होती हैं, उन्हें ही कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अतः यह एक कंपाउंड सेंटेंस है। जरूरी नहीं कि आप इसे एंड से ही जोड़े, मैंने कह दिया एंड तो आप एंड ही माने, आप चाहें तो इसे एज वेल एज के प्रयोग द्वारा भी जोड़ सकते थे। जैसे अगर हम चाहते तो हम ऐसे भी कह सकते थे, वह रोया एज वेल एज क्राइड, साथ ही साथ चिल्लाया। यहां भी आप देख रहे होंगे एक से अधिक फाइनाइट वर्ब, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं, प्रिंसिपल क्लॉज, इससे पहले कंजंक्शन यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक से अधिक फाइनाइट वर्ब, एक प्रिंसिपल, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है, अतः कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण हो चुका है। जरूरी नहीं है कि आप जो मैं कह रहा हूं आप वही प्रयोग करें। अगर आप चाहते तो इस तरीके से प्रयोग कर सकते थे, ही नॉट ओनली वेप्ट, वह केवल रोया ही नहीं, बट ऑल्सो वेप्ट, बल्कि बट ऑल्सो क्राइड, वह चिल्लाया भी। आप चाहते तो ही बोथ, उसने दोनों किया, क्या, वेप्ट एंड क्राइड। इस तरीके से जो ही आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते ही आप कोऑर्डिनेट क्लॉज बना लेते हैं, और कोऑर्डिनेट क्लॉज बनते ही कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण हो जाया करता है। तो ये तो बात हो गई कम्युनिटी कंजंक्शन, यानी इनको कहते हैं कम्युनिटी कंजंक्शन, जो साधारण वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जहां भी कंजंक्शन आते हैं वह अधिकतर साधारण वाक्यों को ही जोड़ते हैं। जो भी आपको उचित लगे आप उस उचित कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। होता है, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव यानी जितने भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, उनमें से कुछ को हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। और कौन से एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं? तो बट, येट, स्टिल, इनको हम नेवरदलेस, इन्हीं सबको हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। यानी और इनका प्रयोग कब होता है? तो यदि एक से अधिक वाक्य हो और उन वाक्यों में विरोध का भाव हो, यानी वो एडवर्स अर्थ रखते हो, विरोध का अर्थ रखते हो, विरोधी भाव प्रकट करते हो, तो वहां हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कोऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करते हैं। और जैसे ही कोऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना लिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लिख दें एक सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड, और उसी में दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, ही फेल्ड,
उसने परिश्रम किया, वह असफल हो गया। तो परिश्रम किया, रिजल्ट क्या होना चाहिए था? परिश्रम करने का रिजल्ट होता है कि व्यक्ति पास हो जाया करता है, लेकिन अगले सेंटेंस में ठीक विरोधी बात, यानी ठीक उल्टा हो चुका है, वह अनुत्तीर्ण हो गया, वह फेल हो गया, असफल हो गया। तो विरोधी भाव प्रकट कर रहा है, और जब विरोधी भाव प्रकट करता हो, सेंटेंसेस में विरोध का भाव हो, तो दिए गए वाक्यों में यदि विरोध का भाव हो तो बट का प्रयोग करके, येट का प्रयोग करके, यानी एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके, यानी एडवर्सेटिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शनों का प्रयोग करके कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाया जाता है। जैसे यहां अगर हम बनाएं तो हो जाएगा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, या बट फेल्ड। अगर आप चाहते तो येट भी लगा सकते थे, येट फेल्ड, फिर भी वह असफल हो गया। जरूरी नहीं है कि मैं बट बता रहा हूं तो आप बट ही लगाएं। जो आपको उचित कंडीशन प्रतीत होता हो, उस उचित कंडीशन का प्रयोग जैसे ही आप करते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाया करता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाया करता है तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण हो जाया करता है। इस तरह से एडवर्सेटिव कंडीशन का प्रयोग तब होता है जब दिए गए वाक्यों में विरोध का भाव हो। तीसरा जो होता है वह होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? जितने भी ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, इनमें से कुछ को हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं जो विकल्प का भाव प्रकट करते हो। विकल्प का भाव मतलब और, अदरवाइज, एल्स, आइदर और, जिसका अर्थ होता है अथवा, अन्यथा, अथवा, या तो या, नाइदर नॉर, न ही न तो। इनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन, यानी विकल्प बताने वाले कंजंक्शन। तो इनका प्रयोग कब होता है? जब दिए गए सेंटेंसेस में विकल्प का भाव हो। विकल्प का भाव हो मतलब जैसे अगर हम कहते हैं वर्क हार्ड, उसी में दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है यू विल फेल। परिश्रम करो, तुम फेल हो जाओगे। तो परिश्रम करो, यदि आप ये कर देंगे तो ये कार्य नहीं होगा, और यदि आपने ये किया है इसका मतलब क्या है कि आपने ये काम नहीं किया। यदि आप फेल हो गए हैं इसका मतलब आपने परिश्रम नहीं किया है, और यदि आप परिश्रम कर देंगे तो ये कार्य नहीं होगा। यानी दोनों में क्या है? केवल एक ही विकल्प हो सकता है, एक बार में एक ही कार्य हो सकता है। यदि हम आपसे कहें गिव मी योर मनी बैक, अपना थैला मुझे दे दो, अपना बटुआ मुझे दे दो, यू विल बी शॉट डाउन, आपको गोली मार दी जाएगी। तो यदि आप बटुआ दे देंगे तो दूसरा कार्य नहीं होगा, और यदि दूसरा कार्य होता है इसका मतलब आपने पहला कार्य नहीं किया। तो यहां भी विकल्प का भाव है। यदि दिए गए सेंटेंसेस में एक बार में केवल एक ही कार्य हो सकता हो, वहां विकल्प का भाव हो, यानी वो अल्टरनेट हो, कार्य एक ही हो सकता हो, तो वहां किसी अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर लिया करते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण कर लिया करते हैं। जैसे यहां अगर हम बनाएं तो हो सकता था वर्क हार्ड, परिश्रम करें, और अथवा आप फेल हो जाएंगे। अगर आप चाहते तो अदरवाइज भी लगा सकते थे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। आप चाहते तो एल्स भी लगा सकते थे, एल्स यू विल फेल। और इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे इससे पहले, इस क्रिया से पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज है। इस क्रिया से पहले कंजंक्शन लगा हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वह कंपाउंड सेंटेंस कहे जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहां कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर लिया है। चौथा जो कंजंक्शन होता है, यानी फोर्थ कंजंक्शन जो होता है, वह होता है इलेटिव कंजंक्शन। जो चौथा प्रकार होता है वह होता है इलेटिव कंजंक्शन। अब यानी जितने भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, उन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में कुछ कंजंक्शन को हम इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। इलेटिव कंजंक्शन मतलब वो कंजंक्शन जो कारण और परिणाम का संबंध रखते हैं। कारण परिणाम का संबंध रखने वाले यानी इलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो सो, देयरफॉर, फॉर, इनको हम कहते हैं इलेटिव कंजंक्शन। ये कहे जाते हैं इलेटिव कंजंक्शन। यदि दिए गए सेंटेंसेस में कारण परिणाम का संबंध होता है तो इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल यदि हम लिखते हैं ही वॉज बिजी, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल शुरुआत में दिया था, ही वॉज बिजी सो ही डिड नॉट गो, वह व्यस्त था इसलिए वो नहीं गया। सॉरी, ही वॉज बिजी ही डिड नॉट गो, पहला सेंटेंस ये दिया हुआ है, दूसरा सेंटेंस ये दिया हुआ है। ही वॉज बिजी, मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया, ही वॉज बिजी ही डिड नॉट गो, वह व्यस्त था वह नहीं गया। तो नहीं गया उसका कारण क्या था, वह व्यस्त था। व्यस्त था उसका परिणाम क्या हुआ, वह नहीं गया। यानी इन दोनों सेंटेंसेस में कारण परिणाम का संबंध है, और कारण परिणाम का संबंध है इसलिए हम इनमें से किसी कंडीशन का प्रयोग करते हैं जो उचित होता है। ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था, सो ही डिड नॉट गो। आप चाहते थे यहाँ देयरफॉर भी लगा सकते थे, देयरफॉर ही डिड नॉट गो। अगर आप चाहते तो फॉर भी लगा सकते थे, और सर तब सेंटेंस क्या हो जाता है, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। फॉर जिसका हिंदी अर्थ होता है क्योंकि, बिकॉज का भी अर्थ होता है क्योंकि, लेकिन बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और फॉर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, यानी कंपाउंड बनाता है। बिकॉज सबऑर्डिनेट होता है, और सबऑर्डिनेट होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है। अतः इस बात का ध्यान रखिएगा कि फॉर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फॉर ही वॉज बिजी। तो यहां आपने देखा इस क्लॉज से पहले फॉर कंजंक्शन लगा हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। इससे पहले किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं हुआ है, यह प्रिंसिपल क्लॉज है। यहां भी एक फाइनाइट वर्ब है डिड नॉट गो, एक और फाइनाइट वर्ब है वॉज, एक फाइनाइट वर्ब यह है। तो एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है, एक प्रिंसिपल और बाकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। एक से अधिक फाइनाइट वर्ब, एक प्रिंसिपल, बाकी अन्य कोऑर्डिनेट, अतः कंपाउंड सेंटेंस बन चुका है। अब मैं एक समरी, एक सारांश बता रहा हूं इस पूरे नियम का, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपको एक से अधिक सेंटेंस दिए गए और आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने को कहा जाए, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो भी होते हैं, जितने भी आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया अभी आपको यहाँ पर एंड, बट, सो, अदरवाइज, फॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, चारों में से जितने भी मैंने बताए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, और जो भी मैंने बताए हैं वो सब, येट, स्टिल, उनमें से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग जो उचित प्रतीत होता हो, जितने भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो एडवर्सेटिव हो, चाहे अल्टरनेटिव हो या कम्युलेटिव हो, जो आपको उचित प्रतीत होता हो उस उचित कंजंक्शन का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे ही आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा, यानी कंपाउंड सेंटेंस बन चुका होगा। इस तरह से आपको ये बात केवल याद रखनी है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, बस इतना याद रख लेंगे तो आसानी से आप कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर सकेंगे। इस वीडियो के अंत में एक एक्सरसाइज दी गई है जिसे आप सॉल्व करने का प्रयास करें, और यदि आपसे वो एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए तो उसकी एक फोटो क्लिक करके मुझे कमेंट में भेज दें। मैं उसको चेक करके जहां त्रुटियां होंगी वो मैं आपको जवाब के रूप में प्रेषित कर दूंगा। और यदि कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, तो मैं उसका भी स्वागत करता हूं, वो भी आप कमेंट करें। इस टॉपिक को भली भांति समझ लें। यदि आपको मेरा व्याख्यान पसंद आए, मेरा समझाने का तरीका पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में थोड़ा इसे शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत आभार होगा। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप सदा प्रसन्न रहें। हैव अ गुड डे।